आज हम लोग को पढ़ना है सबक नंबर 5 यानी चैप्टर 5 पढ़ेंगे आपके बुक का। जो टॉपिक है उसका नाम है रवींद्रनाथ टैगोर यानी रवींद्रनाथ टैगोर। इसके मजमून के लिखने वाले जो शख्स हैं उसका नाम है मौलवी अब्दुल हक। तो रवींद्रनाथ टैगोर को आप जानते हो अच्छे से। इनकी पैदाइश 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के 14वीं और सबसे छोटे बेटे थे। घर वाले मोहब्बत से उन्हें रॉबी कहते थे। आपके वालिद महर्षि एक सूफी बुजुर्ग थे। उनकी सारी ज़िंदगी ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में गुजरी। अपने ज़माने के मशहूर आलिम थे, यानी उनके जो फादर थे महर्षि, वो अपने ज़माने के एक मशहूर एजुकेटेड पर्सन थे। बंगाली, संस्कृत और हिंदी, साथ साथ उर्दू और फ़ारसी ज़बानें भी अच्छी खासी जानते थे। सच्चे देशभक्त थे और शब रोज़ यानी दिनों रात कौम व मिल्लत की बहूदी की फ़िक्र में लगे रहते, यानी तरक्की के लिए सोचते थे। अपनी कौम को कैसे तरक्की करें, अपने मुल्क का तरक्की कैसे होगा। टैगोर के ख़ानदान में बच्चों की तालीम व तरबियत उसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को फ़ख्र रहा है। यानी इस सेंटेंस में कहा गया कि टैगोर का जो ख़ानदान था, जो फैमिली था, उसमें बच्चों को इस ढंग से तालीम और तरबियत दी जाती थी जो हिंदुस्तान की जो कल्चर था, जो हिंदुस्तान का पुराना कल्चर था और तहजीब था, उसी बुनियाद पर उसी को सामने रख के तालीम और तरबियत दी जाती थी। सुबह सवेरे उठना, मुंह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुंच जाना, अखाड़े से निकलते ही स्कूल चला जाना, ये सब टैगोर ख़ानदान के बच्चों का तरीक़ा था। तमाम दिन स्कूल में गुजारकर सहपहर को यानी दोपहर को जब ये बच्चे वापस आते तो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे, जब आप स्कूल से जाते होंगे तो फिर कोचिंग जाना है, या फिर अगर कोई होम ट्यूशन वाले सर आते होंगे तो आपको पढ़ाने आते होंगे, ये सिलसिला पढ़ाई का चलता रहता है। दिन भर सुबह हुआ शाम हुआ, कहते हैं ना कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो जब आप लोग की जो ज़िंदगी होती है स्टूडेंट लाइफ में, सुबह में उठना है, स्कूल आना है, फिर जाना है, खाना खाना है, फिर कोचिंग जाना है, इस तरह करके जो पढ़ने का ज़माना होता है उसका जो उस ज़माने का जो लाइफ होता है, उस दौर की जो ज़िंदगी होती है, जो इंसानों की जो स्कूल की जो ज़िंदगी होती है या कॉलेज की, उसे कहते हैं कि ये गोल्डन लाइफ कहा गया है। तो इसी तरह से टैगोर ख़ानदान के बच्चों का सिलसिला था कि वो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता और रात 9 बजे उन्हें कैदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता कि अब 9 बज गया है, चलो सोने। तो आपके मम्मी पापा भी आपको कहते होंगे कि 8 बज गया, 9 बज गया, चलो जल्दी सो जाओ, फिर सुबह उठना है मॉर्निंग और स्कूल जाना है, क्योंकि स्कूल 6:30 बजे से है। तो आप लोग भी सवेरे सुबह उठे, स्कूल गए, स्कूल से आए, खाना खाएं, कोचिंग गए, शाम हुआ, होमवर्क बनाए, फिर मम्मी का ऊपर से हुक्म आ गया, ऑर्डर आ गया कि जल्द सो जाओ। टैगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अब इस कहानी के जो मुसन्निफ़ है वो कह रहे हैं कि जो टैगोर थे, रवींद्रनाथ टैगोर, ये बंगाल के एक बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनका जो ख़ानदान था पैसा वाला था, काफ़ी शोहरत था, मगर उस ख़ानदान में अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था। बच्चों के लिए न तो कीमती कपड़ों का एहतमाम था, न अच्छे अच्छे मुर्गन खानों का, न ऐशो आराम का। यानी कहते हैं कि टैगोर ख़ानदान जो था वो नाम का अमीर था। पढ़ने के लिए तो काफ़ी बेचैन रहते थे कि अपने बच्चे को पढ़ा लें, लेकिन उनका पहनावा, उनका खान पीन, उनका ऐशो आराम वो सब नहीं था। अगर आप लोगों को ऐसा किया जाए, आपके मम्मी पापा अगर आपको कपड़े ना देंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग बोलोगे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर अच्छे अच्छे खाने नहीं मिले तो आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी घर में क्या करेंगे, ऐसा लगता है कि कुछ ड्रामा क्रिएट होने लगता है। तो जितना ऐशो आराम आज के मौजूदा ज़माने के स्टूडेंट्स को मिल रहा है,
वो आज से 100 साल 200 साल पहले के जो तालिब इल्म थे, जो लोग थे जिन्होंने तालीम हासिल करके एक बड़ा नाम कमाया, एक अलग अपनी पहचान बनाई, वो आज के ज़माने में सारी सहूलियात मिल रही है, सारी चीज़ें आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी आज के जो तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मकाम और वो मर्तबा नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि उस ज़माने में जब कपड़ा नहीं मिलता था, अच्छे खाने पीने नहीं मिलते थे, फिर भी वो मेहनत से पढ़ते थे। लेकिन आज के ज़माने में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई सेकेंडरी मैटर हो गया, मेहनत से नहीं करते। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह पढ़ते हैं, जिसने आज की नस्लों को बर्बाद कर दिया। खुद टैगोर मामूली कमीज़ और पैजामा पहनते थे। अब रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में कह रहे हैं कि वो मामूली से कमीज़ और पैजामा पहनते थे। आम तौर पर स्लीपरों का एक जोड़ा मिला करता था। घर पर ज़्यादातर नंगे पाँव रहते थे। अभी टैगोर 8 बरस के थे। उनके बड़े भाई ज्योतिनाथ ने उनसे कहा, रॉबी तुम शेर क्यों नहीं कहते? यानी रवींद्रनाथ टैगोर का जो लक़ब था वो क्या था? रॉबी। लोग उन्हें रॉबी करके पुकारते थे। टैगोर ने पहली नज़म कंवल पर लिखी। नज़म कैसी थी कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि उसे देखकर ज्योतिनाथ, जो रवींद्रनाथ टैगोर के भाई थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। ऐसा आंसू छलका कि उन्होंने अपने छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाई और सबसे पहले बंगाली बहरों के उतार चढ़ाव पर तालीम दी। टैगोर की शायरी की ये इब्तिदा थी। उसके बाद जब नॉर्मल स्कूल पहुँचे तो बाकायदा सुर्ख रंग की कॉपी पर शेर निकलने लगे। यानी जब टैगोर साहब कहाँ पहुँचे? स्कूल पहुँचे। फॉर्मली जब स्कूल जाने लगे तो बाकायदा एकदम तरीक़े और सलीके से सुर्ख रंग के कॉपी पर क्या लिखने लगे? शेर लिखने लगे। अक्सर फुर्सत के वक्त, फुर्सत कहते हैं खाली वक्त, अक्सर फुर्सत के वक्त ये अपने शेर ज्योति बाबू को सुनाया करते थे। यानी जो भाई थे उनके, उनको सुनाया करते थे। ज्योति जब उन्हें अपने दोस्तों से मिलाते तो हमेशा शायर की हैसियत से तारुफ कराते। उस हिम्मत अफजाई का ये नतीजा निकला कि ये जल्द शायर की हैसियत से रोशनास हो गए, यानी जाने गए। बात कुछ और आगे बढ़ी। टैगोर की शोहरत नॉर्मल स्कूल के सुपरिटेंडेंट तक पहुँची। एक स्कूल था नॉर्मल, उसके सुपरिटेंडेंट साहब तक ये बात पहुँची। उन्होंने टैगोर के शेर सुनकर उन्हें अपने ख़ास शागिर्दों में शामिल कर लिया। यानी जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे, जब टैगोर साहब का शेर उन्होंने सुना तो वो अपने बहुत क्लोज़ कर लिए। काफ़ी मोहब्बत और सम्मान उन्हें देने लगे, इज़्ज़त देने लगे। टैगोर की ज़िंदगी जिस अधूरी तालीम के दौर से गुज़र रही थी, वो टैगोर के ख़ानदान के लिए किसी तरह इत्मीनान बख्श न थी। अपने बड़े भाई ज्योतिनाथ के साथ उन्हें इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया गया। ये तकरीबन 1877 यानी 1877 ईस्वी की बात है। तो टैगोर को पहले तो एटन कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला करा दिया गया, जहाँ वो कई महीने तक पढ़ते रहे। लेकिन जल्द ही उनका दिल उचाट हो गया, मन नहीं लगा वहाँ। तासुब, काले गोरे का फ़र्क, गुलाम और आका का इम्तियाज़ कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। जब बाहर आप जाओगे तो वहाँ कास्टिज़्म नहीं है, बल्कि वहाँ काला और गोरा का जो है लड़ाई और झगड़ा होता है। उन सब बातों को उनका दिल पर बर्दाश्त न कर पाया। यानी जब रवींद्रनाथ टैगोर लंदन गए तालीम हासिल करने के लिए, वहाँ का जो माहौल उन्होंने देखा तो वो ये बर्दाश्त न कर पाए और एक मरतबा फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान शेर व शायरी और अदबी मशगलों में लगा दिया। उस ज़माने में उन्होंने नज़म से ज़्यादा नसर लिखने की कोशिश की। तो नज़म और नसर में आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए कि किसी भी ज़बान में बात करने के दो तरीक़े होते हैं। एक तरीक़ा होता है कि कुछ गा कर के शेर के अंदाज़ में आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे अगर कोई शायर है तो शायर मुशायरे में अपनी बात को शेर के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता है। एक होता है नसर, जो कहानी लिख करके हम लोग अपनी बात को पहुंचाते हैं। जैसे अभी हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं, ये एक नसर है। तो ये कहानी लिख करके तहरीरी शक्ल में कहानी के ज़रिए अपनी बात को अब्दुल हक बता रहे हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर ऐसे थे।
अब हो सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर कोई नज़म, कोई कसीदा लिख दे, तो वो हो जाएगा शेरी अंदाज में, नज़म के अंदाज में। इंग्लिस्तान में कुछ दिन ठहरने के बाद जैसे गए थे वैसे वापस आए, कोई डिग्री साथ ना लाए। यानी रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ने का शौक़ था ही नहीं कि वो बाहर जाकर तालीम हासिल करें, बल्कि उनके मन में एक चीज़ ये समा गई थी कि शेर व शायरी करनी है। अगर आप ये सोच लो कि मुझे मैथ्स सीखना है तो आपको दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगेगा ही नहीं। अगर आप 11th में जाते हो और आप ये अगर चूज़ करते हो कि मुझे मैथ ही पढ़ना है, और अगर घर वाले आपको ज़बरदस्ती करें तुमको बायोलॉजी लेना है, तब तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। आप बार बार आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। आपका मन ये आपको कहेगा कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो काम करना चाहिए जो आपका मन कहता है। कभी कभी मन की भी सुननी चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए, गलत चीज़ों में नहीं। वरना शैतान हमेशा इंसानों को इंसान अगर हमेशा अपनी मन की बात सुनेगा तो वो गलत ही काम करने के लिए शैतान उभारता है। तो नेक काम करने का सोचिए और अच्छा काम करने का सोचिए, बुराई से बचिए, नेक रास्ते पे चलिए। अब कह रहे हैं कि जब वो वापस आ गए, ख़ानदान के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए, इसलिए उनको हुक्म मिला कि शेलदान पहुंचकर जागीर का इंतज़ाम करें। यहाँ पहली बार उन्हें हिंदुस्तान की गरीबी और अफलास, गांव वालों की भल मनसाहट और इंसानियत को गहरी नज़र से देखने का मौका मिला। यहाँ उन्हें गरीब काश्तकारों की सादा ज़िंदगी से साबका पड़ा। यहाँ वो गरीबों और मज़दूरों के दुख दर्द में शरीक रहे और जागीर का इंतज़ाम इतना अच्छा किया कि सभी मुतमईन हो गए। यहाँ उनकी शायरी को नई ज़िंदगी मिली। उनके बहुत से ड्रामे और गीतों के मजमूए उसी शेलदान की पैदावार है। टैगोर को मौसीकी कहते हैं, गाने से भी कुदरती लगाव था। यानी टैगोर को जो म्यूज़िक बहुत पसंद करते थे। आपने बचपन से म्यूज़िक की बाकायदा तालीम हासिल की। उन्होंने न सिर्फ गीत लिखे बल्कि उन्हें दिलकश धुनों पर गाकर सुनाया। उन्होंने अपने गीतों की धुनें खुद बनाई। उनकी बनाई हुई धुनें रफ्ता रफ्ता बंगाल की सबसे ज़्यादा मकबूल संगीत बन गई। उन्हें रविंद्र संगीत का नाम दिया गया। बंगाल की मौसीकी, म्यूज़िक को उर्दू में मौसीकी कहते हैं। मौसीकी में रविंद्र संगीत को एक अहम मकाम हासिल किया। टैगोर की एक और बात सुनकर आपको बड़ा अचंभा होगा कि उन्होंने 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मुसव्विरी सीखी। भला इतनी उम्र को पहुंचकर इंसान किसी नए फ़न को तो क्या सीखता, अपने उस फ़न से भी उकता जाता है जिसका वो माहिर होता है। लेकिन टैगोर ने उम्र के उसी हिस्से में एक नए फ़न को सीखा, पूरी तवज्जो और मेहनत से सीखा, और अभी उसे सीखे हुए 10-12 साल भी न हुए थे कि मुसव्विरी के पैगंबर का दर्जा दिया। तो बच्चों, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। एक इंसान हो सकता है कि वो 60 साल का हो और उसे पढ़ने का शौक़ हो। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं इस दुनिया में जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसे इस बात का एहसास है कि मुझे सीखना चाहिए। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसकी उम्र अभी लगभग 55-60 साल की उम्र है, और वो घर पे ट्यूशन लेकर के वो कुरान सीख रहा है। तो ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। टैगोर हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े संगीतकार थे, बहुत बड़े मुसव्विर थे। सब बातों के साथ साथ इंसान भी थे, बहुत बड़े इंसान। जिससे मिलते बराबरी से मिलते, कोई आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बल्कि वो बराबरी से सबको देखते थे और सबको मानते थे। बहुत अखलाक से मिलते थे। जिस किसी से मिलते उसकी हैसियत के मुताबिक बातें करते। अगर गरीब आदमी से मिल रहे हैं तो गरीब बनकर के बात करते हैं। गरीब बनकर का मतलब ये है कि एकदम उसी की लहजे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अमीर हैं वो गरीब है तो एकदम उसको खड़े होकर के रखे और अपने चेयर पे बैठ जाए, चलो बोलो क्या बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को सबसे पहले इंसानियत की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करनी चाहिए। बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, मैं इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करूँगा। इसका जो वर्ड मीनिंग है उसे आप देख लें। महर्षि किसे कहते हैं? महर्षि कहते हैं मरे मर्तबे वाला इंसान, यानी जो बड़ा रुतबा वाला इंसान होता है उसे कहते हैं। ईश्वर भक्ति कहते हैं खुदा की इबादत। शब रोज़ का मतलब होता है रात और दिन। तमद्दुन कहते हैं शहरी ज़िंदगी को। मुमताज़ तरीन मीन सबसे ज़्यादा काबिल ताज़ीम।
फराहम करना मीन्स मुहैया करना। तासुब कहते हैं तरफदारी को, जानिबदारी को। निपोटिज्म का आपने नाम सुना होगा, जो कि अभी काफ़ी चर्चा चला हुआ, तो उसी को उर्दू में तासुब कहते हैं। अदबी मशगला मीन्स अदबी काम। काश्तकार कहते हैं किसान, खेती करने वाले। शुरू से जो 10 अल्फाज हैं उसको आप लोग याद करके अपने कॉपी पे लिखें, और अगर कोई भी लफ्ज़ या अल्फाज आपको नहीं समझ में आए होंगे इस चैप्टर में, या नहीं समझ में आया होगा, उसे आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें। दूसरी बात, आपके सारे जो उर्दू के जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में, जब आप यूट्यूब चैनल खोलोगे अपने स्कूल के, तो स्कूल का अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ जा कर के आप इसे बाद में भी देख सकते हो। तो बच्चों, कल हम लोग फिर से इसे